हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आई एम स्वप्निल रमन, योर फ्रेंड एंड मेंटोर। ये सेशन बेस्ड है करंट लीगल नॉलेज पे। आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि करंट लीगल नॉलेज में अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जाए। दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने करंट लीगल नॉलेज के सेक्शन में अपने स्कोर को बेटर बना सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट बिल्स या फिर वो बिल जो कि कानून बन चुके हैं, जनरली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं करंट लीगल नॉलेज पे वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, राइट। या फिर अगर किसी स्टेट का कोई इंपॉर्टेंट बिल हो, अगर वो डिस्प्यूटेड हो जाए, राइट, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट एरियाज पे क्वेश्चंस जनरली बेस्ड होते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, इन लास्ट 10 डेज में आप एक काम करिए कि आप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, और अगर किसी स्टेट में कोई बिल या कोई जजमेंट अगर डिस्प्यूटेड रहा है तो ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज को आप जो है वो समराइज करिए, उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट बनाइए और सिर्फ उसी को रिवाइज करिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये मैराथन आपके लिए है, और इस मैराथन में आपको वो तमाम जजमेंट्स, वो तमाम बिल और तमाम कानून आपको मिलेंगे जहां से आप क्वेश्चंस को एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले हम इस सेशन को शुरू करेंगे दोस्तों। और एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे पास कई कैंडिडेट्स के मैसेजेस आते हैं कि वो डरे हुए हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं तो डरना जो है वो लाजमी है। अगर आप एक रोबो हैं तो बात अलग है, राइट। आपने महाभारत सीरियल में देखा होगा कि डर तो अर्जुन को भी लगा था, डर तो कर्ण को भी लगा था। तो जब इतने बड़े बड़े योद्धा भयभीत हो सकते हैं तो फिर आपका और मेरा भयभीत होना स्वाभाविक है। ये ह्यूमन बिहेवियर है। बस अपने डर को काबू करना सीखिए, उसको कंट्रोल करना सीखिए। आपको इमोशनल मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप भविष्य में जाकर के एक लॉयर बनने जा रहे हैं, या फिर एक जज बनने जा रहे हैं, या फिर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को अगर संभालना नहीं जानते हैं, अगर आप अपने डर को संभालना नहीं जानते हैं, तो उनके डर का मैनेजमेंट करोगे कैसे, राइट। तो इट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन। हमेशा मैं एक लाइन बोलता हूं कि क्लैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने पैसेज है और राइट हैंड साइड में आपके सामने एमसीक्यूज हैं। आप पैसेज को जब रीड करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है पैसेज का, और जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप अपने फाइनल एग्जाम में जाएंगे तब भी आपको यही करना चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करते समय। अब ये पूरा पैसेज जो है वो एक सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ये सब्जेक्ट है सब क्लासिफिकेशन, दी सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था कुछ दिन पहले, और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच ने एससीज एंड एसटीज के सब कैटेगराइजेशन को अलाउ कर दिया है। तो यहां देखिए ध्यान से, A 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द CJI DY चंद्रचूड़, अब ये फॉर्मर जज हो गए, फॉर्मर CJI हो गए, गेव द जजमेंट बाय 6:1 मेजोरिटी। मतलब यहाँ पे 6 जजेस ने फेवर में जजमेंट दिया है, वहीं एक जज ने नोट ऑफ डिसेंट दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है ताकि अब आप इसको प्रैक्टिस कर पाएं। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि एससीज एंड एसटीज का भी सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल है। जैसे ओबीसीज का सब कैटेगराइजेशन ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, वैसे ही अब एससीज और एसटीज के केस में भी ये प्रैक्टिस इंप्लीमेंट हो पाएगी, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, द स्टेट कैन नॉट ईयरमार्क 100% रिजर्वेशन फॉर अ सब क्लास। तो ये एक एक्सेप्शन है, आप सब कैटेगराइजेशन तो कर सकते हैं, लेकिन 100% रिजर्वेशन आप किसी सब कैटेगरी के लिए आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं कर सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड। अब चलिए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। सो व्हाट्स द फर्स्ट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स हैड द पावर टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशन विद इन द रिजर्व्ड एससीज एंड एसटीज। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए, जनरली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो रिलेशन रहा है वो इलेक्टरल रिफॉर्म्स को लेकर के रहा है, राइट। तो अगर आपको लेट्स सपोज कि नहीं आइडिया है, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि क्या केस है, और अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये ज्यादातर एडीआर जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के न्यूज में रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, राइट। सेकेंड वन जो है वो देखिए यहाँ पे, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, अभी इसको रिजर्व कर लीजिए।
थर्ड ऑप्शन है सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था दोस्तों, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जो हेट्रोजेनस जो होमोजेनस मैरिजेस हैं, मतलब LGBTIQ कम्युनिटी के अमंग में जो मैरिजेस हैं वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है, और इंडिया में जो कस्टम्स हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रिफ्यूज़ कर दिया था कि भारत में सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। ये वही जजमेंट है, सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वन जो है एलिमिनेट किया हमने, ये थर्ड वन इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब ये जो लास्ट केस है, काफ़ी फेमस केस है, ये अयोध्या जजमेंट है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। आंसर क्या है दोस्तों? आंसर इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। ये जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 मेजॉरिटी से अपना वर्डिक्ट सुनाया है। इज दैट अंडरस्टूड? तो पहले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, मतलब ऑप्शन बी। अब यहां पे कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। जैसे 6:1 रेशियो से जजमेंट आया है, तो सवाल यह है कि 6:1 रेशियो में ये जो 1 है, मतलब जो नोट ऑफ डिसेंट है, ये नोट ऑफ डिसेंट किसने दिया है? ये नोट ऑफ डिसेंट दिया है जस्टिस बेला त्रिवेदी ने। आप इसको यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। Justice Trivedi, the lone dissenter on the bench, observed that the state do not have the power to alter the presidential list under Article 341. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जनजातीय गौरव दिवस was first celebrated in। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो SCs एंड STs के सब कैटेगराइजेशन पे बेस्ड है, इसलिए यहां पे इस क्वेश्चन में ट्राइबल कम्युनिटी की वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्राइबल्स पे बेस्ड है, इसलिए इसको कनेक्ट कर दिया गया है किससे? ट्राइबल्स के एक इंपॉर्टेंट लीडर से इसको कनेक्ट किया गया है। सो जनजातीय गौरव दिवस वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑब्जर्व किया कब किया जाता है? ऑन 15th of November। सो इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर दैट 15th of November इज ऑब्जर्व्ड एज द जनजातीय गौरव दिवस, राइट। अब इसको पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2005, 2010, 2021 या फिर 2024 में? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, 2021, राइट। सो जनजातीय गौरव दिवस को क्यों ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज ऑन दिस डे 15th of November द ग्रेट ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा वाज बोर्न, राइट। तो इसीलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पे। जनजातीय गौरव दिवस को पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? 2021 में। फॉर व्हाट रीजन? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लीडर बिरसा मुंडा एंड रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। क्लियर? सो याद रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, किस तरह से उन्होंने मुंडा रेबेलियन जो है उसको लीड किया था, राइट। अब यहाँ देखिए ध्यान से, उनको कुछ और नामों से भी बुलाया जाता था, जैसे यहाँ पे धरती आबा मीन्स द फादर ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो उन्होंने बिरसा मुंडा ने मुंडा रेबेलियन को लीड किया था, या फिर उलुगान मूवमेंट जो है उसको लीड किया था। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपको ईयर पता होना चाहिए, 1899 में इस मूवमेंट को उन्होंने लीड किया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगेन पैसेज आपके सामने रहेगा। यहाँ क्वेश्चन है, Which of the following is necessary for equitable distribution of reservation benefits according to the judgment? ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई फैक्चुअल डिटेल्स नहीं पूछी हुई हैं, राइट। तो अब आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि जब भी इस तरह के पैसेजेस आएँ, इस तरह के क्वेश्चंस आएँ, तो आप कोशिश करिए कि आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अबॉलिशिंग द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। देखिए क्रीमी लेयर को तो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जा सके। क्रीमी लेयर को अबॉलिश करने का मतलब होगा रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज ना करके उसको इरेशनल बनाना। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? द आंसर इज नो, राइट। तो अब देखिए क्या करेक्ट आंसर है? सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए ध्यान से, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप आराम से रीड करिएगा। डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन, राइट। तो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होगा जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो आप इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय गिविंग सम इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। द लास्ट कास्ट सेंसस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। आप देख रहे होंगे कि पिछले पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में कास्ट सेंसस को लेकर के काफी जबरदस्त
कंट्रोवर्सी हुई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जहां पे कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं, वहीं बीजेपी और प्रेजेंट लीडरशिप जो है वो कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बिहार ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने अपने खुद के कास्ट सर्वे को ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो एक इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सामने चले आए कि किस स्टेट ने, कौन सी ऐसी स्टेट है जो पहली स्टेट बन गई है जिसने अपना खुद का कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बिहार। सिमिलरली आंध्र प्रदेश भी वही काम कर रहा है, तेलंगाना भी वही काम करने जा रहा है, राइट। So the last caste census in India was conducted in which year? Options हैं 2011, 1881, 1931 and 1951। देखिए, अगर मैं लास्ट कास्ट सेंसस की बात करूं तो ब्रिटिश इंडिया में हुआ था लास्ट कास्ट सेंसस, और ये हुआ था 1931 में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर जब हम सेंसस की बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया में पहली बार सेंसस कंडक्ट हुए थे 1871 में, और ये इरेगुलर सेंसस थे। वहीं अगर हम रेगुलर सेंसस की बात करें तो पहले रेगुलर सेंसस हुए थे 1881 में, और इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले सेंसस हुए थे 1951 में, राइट। तो यहाँ पहले सेंसस हुए थे, क्लियर। अब 2011 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2011 में क्या हुआ था? पहली बार सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यहाँ पे कंडक्ट करवाए गए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट कास्ट सेंसस इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1931 विल बी द करेक्ट आंसर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि कास्ट सेंसस का मतलब क्या है। जनरली जब सेंसस होती है तो सेंसस के डेटा में एससीज और एसटीज का डेटा कलेक्टेड होता है, उसको शामिल किया जाता है इन एवरी जनरल सेंसस, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि कास्ट सेंसस का मतलब क्या है। कास्ट सेंसस का मतलब है बाकी जितनी कम्युनिटीज हैं, जैसे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन सबकी कास्ट को भी इस सेंसस में शामिल करना। तो जनरली जब सेंसस होते हैं तब एससीज और एसटीज का डेटा इसमें ऑलरेडी शामिल होता है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस का डेटा इसमें शामिल नहीं होता है, उनसे उनकी कास्ट नहीं पूछी जाती है, उसको एनुमरेट नहीं किया जाता है। तो जब उसको भी एनुमरेट किया जाए तब एक कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस बन जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो लास्ट टाइम ये कब हुआ था? 1931 में। सो इट वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आपको ये भी पता चल गया कि पहले रेगुलर सेंसस कब हुए थे, पहले इरेगुलर सेंसस कब हुए थे, और 2011 में क्या हुआ था? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। अब चलेंगे हम आगे, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल? You have four options: Article 338A, then Article 340, Article 338 एंड आर्टिकल 341। देखिए, आर्टिकल 341 को तो सबसे पहले एलिमिनेट कर लीजिए। अभी हमने हाल ही में पैसेज में रीड किया था आर्टिकल 341 को, तो आर्टिकल 341 को सबसे पहले एलिमिनेट कर लीजिए आप यहाँ पे। तो ये हो गया एलिमिनेट। बचे हुए हैं तीन ऑप्शंस आपके पास में, आर्टिकल 338A, आर्टिकल 340 एंड आर्टिकल 338। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि आर्टिकल 340 जो है ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो अगेन एलिमिनेटेड। अब बचे दो ऑप्शंस आपके पास में, 338A एंड आर्टिकल 338। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, उसमें एससीज और एसटीज के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बना दी गई थी। पहले एक जॉइंट कमीशन हुआ करता था फॉर द एससीज एंड एसटीज, तो अब एससीज एंड एसटीज के लिए वी हैव सेपरेट कमीशंस। कब से? 2003 से। तो 338 में बातचीत है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वहीं आर्टिकल 338 में बातचीत है किसके बारे में? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, एसटीज के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब आर्टिकल 338A it deals with the National Commission for the Scheduled Tribes, right? क्या पूछा हुआ है? Scheduled Tribes के लिए कमीशन। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब आर्टिकल 338A। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। एक्सप्लेनेशन आपके सामने गिवन है। आप याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। करंट चेयरपर्सन कौन है दोनों बॉडीज के? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वन, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये जस्टिस जी रोहिणी कमीशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, राइट। अभी हाल ही में 2023 में जस्टिस जी रोहिणी कमीशन जो है, उन्होंने सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज पे अपनी रिपोर्ट को पब्लिक किया है, अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए,
ओबीसी का भी सब कैटेगराइजेशन लंबे समय से न्यूज़ में है। जस्टिस जी रोहिणी कमीशन जो है, उनको जो टाइम स्पेसिफाई किया गया था उससे उन्होंने कहीं ज़्यादा समय लिया और बड़ी मुश्किल में जाके 2023 जुलाई में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। तो क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैड फॉर्म द कमीशन इन विच ईयर, 2014, 2010, 2017 या फिर 2023? द करेक्ट आंसर हियर इज 2017। कमीशन ने 6 साल का वक्त लिया है दोस्तों, जबकि कमीशन को ये काम करना था सिर्फ 6 महीनों में, लेकिन 6 महीनों की जगह कमीशन ने पूरे 6 साल लिए और 6 साल के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिक किया, अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सामने प्रेजेंट किया, राइट। तो ये रिपोर्ट जो है वो हाल ही में न्यूज़ में थी और क्योंकि मैटर है सब कैटेगराइजेशन का और जजमेंट किसका है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज, तो हो सकता है इसको एग्जामिनर कनेक्ट कर दे सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस से भी और यहां से क्वेश्चन आ जाए, राइट। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2017 अंडर आर्टिकल 340 राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो यहां देखिए ध्यान से, जस्टिस रोहिणी कमीशन को बैकवर्ड कमीशन का स्टेटस दिया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन था और सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राइट। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता था दोस्तों। ये उनके लिए है जो बहुत डरा हुआ फील कर रहे हैं और जिनको लगता है कि बहुत बड़ी विपत्ति आ चली है। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक बड़ी खूबसूरत सी कविता है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो कांटों में अपनी राह बनाना सीखिए और आगे बढ़िए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट पैसेज को, अगेन लेफ्ट हैंड साइड में पैसेज है, राइट हैंड साइड में आपके एमसीक्यूज हैं। पैसेज के टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, राइट। अब देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये टॉपिक क्यों न्यूज में था दोस्तों? ये टॉपिक हमने कहां से पिक किया है? आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैक्ट चेक यूनिट जो उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर बनाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। वहीं से हमने इस पैसेज को लिया हुआ है। काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था, क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। So the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 were notified under which of the following? Under Section 87 Clause 2, under Section 79 Clause 2, under Section 66A of the IT Act, under Section 66F of the IT Act. अब आपको ये पता है कि यार, ये तो मुझे पता है कि यार आईटी रूल्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पे बेस्ड हैं, लेकिन अब आपको सेक्शंस के बारे में लेट्स सपोज की नॉलेज नहीं है। कम से कम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने श्रेया सिंगल केस के बारे में सुना होगा, आपको याद होगा श्रेया सिंगल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को अनलॉफुल डिक्लेयर किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर लीजिए। सेक्शन 66F बेसिकली डील करता है किससे? साइबर टेररिज्म से। तो साइबर टेररिज्म का जिक्र है सेक्शन 66F में और सेक्शन 66A ऑलरेडी अनलॉफुल डिक्लेयर हो चुका है, वो ऑलरेडी ओमिटेड है। बचे हुए 2 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इज अंडर सेक्शन 87 क्लॉज 2 ऑफ द आईटी एक्ट 2000, दैट्स द करेक्ट आंसर। वन मोर थिंग, अब अगर इसकी जगह आपसे पूछा गया होता कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट 7th शेड्यूल के किस लिस्ट में प्रेस्क्राइब्ड है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, या फिर इनमें से किसी भी नहीं, मतलब रेसिड्यूरी लिस्ट में? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? द करेक्ट आंसर वुड बी रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यू का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, मतलब बचा हुआ। तो ये सब्जेक्ट जो है आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, तो आईटी, क्रिप्टो करेंसीज, इस तरह के सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में कहीं भी लिस्टेड नहीं थे, राइट। तो इनका बाद में चल के इवोल्यूशन हुआ। ये सभी सब्जेक्ट्स कहां पे आएंगे? रेसिड्यूरी लिस्ट में। और रेसिड्यूरी लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की जो फाइनल अथॉरिटी है वो सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास में है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो यहां आपके सामने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो एक्सप्लेनेशन को पढ़ना मत भूलिएगा, उससे आपको काफी कुछ मिलेगा, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हेल्ड दैट द अमेंडेड आईटी रूल्स 2023 were unconstitutional with a 2-1 verdict?
कौन से हाई कोर्ट ने आईटी रूल्स 2023 को, जो जिसके थ्रू फैक्ट चेक यूनिट को स्टैब्लिश किया गया था, किस हाई कोर्ट ने इसमें से इन रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया? करेक्ट आंसर इज दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल एरिया है इस पूरे के पूरे टॉपिक में, फैक्ट चेक यूनिट में, वो ये है कि क्या आप अपने केस में जज बन सकते हैं? कैन यू बी अ जज इन योर ओन केस? द आंसर इज नो, राइट? तो अब देखिए ध्यान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैक्ट चेक यूनिट को स्टैब्लिश किया, किसके अंडर में? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर में। अब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो किसके लिए अकाउंटेबल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो क्या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है, क्या वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी बायस नेचर के, बिना किसी पार्शियलिटी के एक न्यूज़ को डिस्टिंग्विश कर पाएगी कि कौन सी न्यूज़ जो है वो फैक्ट है और कौन सी न्यूज़ जो है वो फ्लॉड है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 5th, August 29th, December 10th and May 3rd. द करेक्ट आंसर इज May 3rd, राइट? December 10th क्या है? ये है ह्यूमन राइट्स डे। दिस इज ह्यूमन राइट्स डे, राइट? एंड अगर हम August 29th की बात करें तो ये स्पोर्ट्स डे है दोस्तों, क्लियर? वहीं जून 5th की बात करें तो ये एनवायरमेंट डे है, दैट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। सो यहाँ पे पूछा गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, क्योंकि पूरा मैटर किसका है? प्रेस फ्रीडम को लेकर के है। तो फैक्ट चेक यूनिट का सीधा रिलेशन है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के, राइट? तो यहाँ से इस तरह की क्वेश्चंस आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन में आप स्टडी कर लीजिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वाज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली व्हेन इन 1993। कई बार विंडहोक डिक्लेरेशन के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन आ गया होता दैट विंडहोक डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेस फ्रीडम, क्लियर? सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड व्हेन इन 1993। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वन रीड करेगा क्वेश्चन को। सो द क्वेश्चन इज द रमन मैग्सेसे अवार्ड ऑफन कॉल्ड द एशियाज नोबेल प्राइज was instituted in which year? 1957, 1997, 1977 या फिर 1966? फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगी, आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। अब रमन मैग्सेसे प्राइज़ जो है ये बेसिकली फिलीपींस की सरकार देती है। फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रमन मैग्सेसे, उनकी डेथ होती है एक एयर क्रैश में, और जब उनकी एयर क्रैश में डेथ होती है तो उनकी मेमोरी में यहाँ पे सरकार जो है वो 1957 में एक अवार्ड को इंस्टीट्यूट करती है जिसका नाम है रमन मैग्सेसे प्राइज। तो करेक्ट आंसर इज 1957। कौन सी गवर्नमेंट देती है? द गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस। प्रेजेंट में फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? फिलीपींस की करेंसी क्या है? और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? तीनों आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। आगे मूव करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। अच्छा, इस साल जो है ये अवार्ड में जिन जिनको भी मिला हुआ है तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपसे पूछ ले कि 2024 का जो रमन मैग्सेसे प्राइज़ है वो किन को मिला हुआ है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मियाज़ाकी की, सो मियाज़ाकी जो है वो जापानीज एनिमेटर हैं एंड को फाउंडर हैं किसके? स्टूडियो गिबली। फॉर हिज वर्क यूजिंग एनिमेशन टू एड्रेस इशूज लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पीस एंड जेंडर इक्वलिटी, राइट? देन यहाँ पे आप जो सेकंड प्राइज देख रहे हैं ये मिला हुआ है एक भूटानी लीडर को, राइट? और उनको किसके लिए मिला हुआ है? उनकी फाउंडेशन है एक लॉर्डन फाउंडेशन फॉर हिज वर्क प्रिजर्विंग द भूटान्स कल्चरल हेरिटेज एंड नर्चरिंग इट्स एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। यहाँ जिससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है वो है थर्ड वन, क्योंकि यहाँ थर्ड वन में आप देख रहे हैं यहाँ एजेंट ऑरेंज का जिक्र है दोस्तों। तो ये एक वियतनामी डॉक्टर को मिला है और यहाँ ये जो अवार्ड मिला है उनको, वो मिला है उनकी रिसर्च के लिए ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एजेंट ऑरेंज एंड हर वर्क सपोर्टिंग इट्स विक्टिम्स। तो ये जो मैडम है इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है एजेंट ऑरेंज के यूज़ के लिए, और एजेंट ऑरेंज का यूज़ अमेरिकन फोर्सेस ने किया था वियतनाम वॉर के समय पे, राइट? तो वियतनाम वॉर कब हुआ था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये कैसा वॉर है? जो एग्जाम्पल है अमेरिका के बारे में ऐसा कहते हैं कि अमेरिका सिर्फ वहीं हारता है जहां अमेरिका खुद हारना चाहता है, अदरवाइज अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता है। तो वियतनाम वॉर अमेरिका के लिए एक मेजर सेटबैक की तरफ था। वियतनाम पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम को कम्युनिस्ट नेशंस ने सपोर्ट किया जैसे नॉर्थ कोरिया, रशिया,
चाइना, वहीं साउथ वियतनाम को अमेरिका ने सपोर्ट किया, राइट। बाद में जाकर के वियतनाम का यूनिफिकेशन हो गया, तो वियतनाम में अमेरिकन फोर्सेस ने कुछ ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया था, उसमें से वन ऑफ देम वाज एजेंट ऑरेंज। तो एजेंट ऑरेंज जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल एजेंट है, जिसकी वजह से अगर ये आपकी स्किन पे गिर जाए तो यहाँ से आर पार हो सकता है, इतना डेंजरस होता है। इससे हज़ारों लोगों की डेथ हुई थी वियतनाम में। आगे मूव करेंगे तो आप रीड करिएगा कि रमन मैग्सेसे प्राइज 2024 किसको मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर के जब भी प्रेस की बात होगी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की जब जब बात होगी तब तब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जिक्र होगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया जो है वो भारत में कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेटेड है और प्रिंट मीडिया पे चेक रखता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी और एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। सो क्वेश्चन इज हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखिए अभी हमने जिक्र किया था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, राइट, इनका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस मिस्टर राजेंद्र मेनन, जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद। मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। शी इज द करेंट हेड ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये फॉर्मर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ये फॉर्मर चेयरपर्सन है जस्टिस चंद्र कुमार मौली, तो ये फॉर्मर है। वहीं अगर मैं बात करूं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव प्रेजेंट में एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के हेड हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जस्टिस राजेंद्र मेनन की, तो जस्टिस राजेंद्र मेनन आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन हैं, राइट। तो चार ऑप्शंस आपके पास में, आपको इस एक सिंगल क्वेश्चन के थ्रू ये पता चल गया कि चारों कमीशंस के हेड कौन कौन से हैं। सो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, हु इज द करंट हेड, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। फॉर्मर हेड कौन है, जस्टिस चंद्र कुमार मौली प्रसाद, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। सो डू रिमेंबर दोस्तों, इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको नॉलेज है वो कंपाउंडेड होते चले जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन आगे मूव करते हैं। सो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरह की बॉडी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। वाई अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, बिकॉज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सीपीसी 1908 के पार्ट्स को एंजॉय करती है। किसको, सीपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1908 के पार्ट्स इसके पास में, इसलिए वी कॉल इट अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। It was first set up in 1966 by the Parliament, right? Later on इसके बाद में इसको प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। What is the India's rank in the World Press Freedom Index 2024? क्या रैंक है भारत की? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कुछ हद तक ही कर सकते हैं। देखिए एक्सट्रीम एंड को हमेशा हटा दीजिए। अब 180 कंट्रीज को ही तो एसेस किया गया, क्या भारत की सिचुएशन इतनी पैथेटिक हो सकती है कि 180th नंबर आ जाए भारत का? द आंसर इज नो। ये 180th रैंक जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज ऑफ एरिट्रिया, राइट। ये अफ्रीकन नेशन है एरिट्रिया, ये उसका रैंक है। काफी खराब स्थिति है, सबसे खराब स्थिति इसी की है, राइट, प्रेस फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में। सो ये एलिमिनेट कर लीजिए आप, तो ये हो गया एलिमिनेट। अब बची हुई तीन रैंक्स हैं, इसमें से कुछ हो सकता है, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी 159th। ये भारत की रैंक है। अभी काफी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि भारत की रैंक है 159th, वहीं भारत की स्थिति टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे बताई गई है। इसलिए कई बार इस तरह से क्वेश्चंस उठता है इनकी मेथोडोलॉजी पे कि किस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जहां पे भारत को ये नॉर्थ कोरिया से पीछे बता दें, कई बार सूडान से पीछे ले जाएंगे, राइट। तो कई बार इस तरह के इंडेक्सेस पे क्वेश्चन मार्क लगता है, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कई बार। सो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑल्सो नोन एज द रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर, इट इज़ अ फ्रेंच इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये बॉडी जो है पब्लिश करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो रिसेंटली अभी 2024 में इन्होंने पब्लिश किया इस इंडेक्स को। टोटल कितनी कंट्रीज को असेस किया, 180 कंट्रीज को, और भारत का रैंक क्या है, 159th भारत का रैंक है। और ये टर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। तो टर्की की रैंक कितनी है, 158, पाकिस्तान की रैंक कितनी है, 152, और वहीं श्रीलंका की रैंक कितनी है, 150th रिस्पेक्टिवली। इज दैट अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन आगे चलते हैं। सबसे टॉप में कौन है, नॉर्वे इज ऑन दी टॉप। जनरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यहाँ पे टॉप में रहती हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, प्रेस फ्रीडम की, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसमें आप देखेंगे कि आपको यूरोपियन कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जनरली आपको ऊपर टॉप में देखने मिलेंगी। आगे चलते हैं।
सो नेक्स्ट पैसेज किस पे है? ये वेस्ट बंगाल सरकार के अपराजिता बिल पे है। अपराजिता बिल वेस्ट बंगाल की सरकार किस रिएक्शन के तौर पे लेकर के आती है? वेस्ट बंगाल में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप एंड मर्डर होता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन होता है, काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं एंड एज अ रिएक्शन वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार अपराजिता बिल को लेकर के आ जाती है। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेप लॉ है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट भी अवॉर्ड किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो गुस्सा है उसको कहीं ना कहीं पैसिफाई करने की कोशिश हो रही है अपराजिता बिल के थ्रू। अब ये जो बिल है ये डायरेक्टली कॉन्ट्रवेंशन में आ गया है सेंट्रल लॉज के। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता, देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड दी पॉक्सो एक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इन लॉज के प्रोविजंस में और अपराजिता बिल के प्रोविजंस में। अब क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए हमने इस पैसेज को फ्रेम किया है। अब पहला क्वेश्चन जो है उसको रीड करिए। ये सुप्रीम कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया कि अगर आपकी डिवाइसेस में अगर किसी भी तरह से चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट अगर आपने स्टोर किया हुआ है, आपने उसका यूज नहीं किया हुआ है, आप उसको देख नहीं रहे हैं, सिंपली आपकी डिवाइस में वो प्रेजेंट है, आपको पता है नहीं पता डजंट मैटर, आपकी डिवाइस में मौजूद है, सिर्फ इतना होना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए काफी है। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस तरह का कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड हो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा अगर आपने उसको मैरली स्टोर किया। तो ये जजमेंट देते समय सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर दिया? तो करेक्ट आंसर इज मैड्रास हाई कोर्ट। देखिए मैड्रास हाई कोर्ट ने एस हरीश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इस केस में मैड्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि देखिए अगर मैरली आपकी डिवाइस में अगर पोजेशन है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। मैड्रास हाई कोर्ट ने एस हरीश को यहां पे बाइज्जत बरी कर दिया। अब इस केस को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि मैड्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो फ्लॉड था और इसको इन्होंने क्या किया? चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मैड्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली अगर आपकी डिवाइसेस में सिंपली पोजेशन भी है इस तरह के चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल का तो दैट वुड बी अ पनिशेबल ऑफेंस, दैट वुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट पेनलाइजेस द पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ द चाइल्ड पोर्नोग्राफी? देखिए इससे पहले बात हुई थी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के स्टोरेज की, अब बात हो रही है उसकी पब्लिशिंग की, उसकी ट्रांसमिटिंग की, कि अगर आपने पब्लिश कर दिया लेट्स सपोज डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, या आपने इसको ट्रांसमिट कर दिया किसी फ्रेंड को, किसी और को, उस केस में कौन सा सेक्शन यहां पे इन्वोक हो जाता है? दैट इज सेक्शन 67B ऑफ द आईटी एक्ट। दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे क्लियरली गिवन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि सिंपली अगर आप स्टोर भी अगर आप करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस हरीश केस में सुप्रीम कोर्ट ने मैड्रास हाई कोर्ट के निर्णय को बदल दिया, राइट। सो अंडर सेक्शन 15 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और यहाँ जो आईटी एक्ट के बारे में बात हो रही है वो भी मैंने आपको क्लियरली आंसर में बता दिया है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं दोस्तों। सो द बेंच नोटेड that despite some of these challenges, there are successful sex education programs in India, like the UDAN program in the state of blank, whose success highlights the importance of the community involvement, transparency and the government support in overcoming the resistance and creating a supportive environment for the sex education. इस जजमेंट को प्रोनाउंस करते समय सुप्रीम कोर्ट ने किस स्टेट के सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम का जिक्र किया, ये कौन सी स्टेट है, और उड़ान जो प्रोग्राम है ये किस स्टेट का सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम है? द करेक्ट आंसर इज द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड में भी इलेक्शंस हैं और झारखंड के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व थे, उनको बेल मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट से, राइट। सो ये सारे एरियाज आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हेयर इज 1990। ये सितंबर 2 1990 था जब ये कन्वेंशन इफेक्टिव हुई। अब देखिए पॉक्सो और इस कन्वेंशन का सीधा रिलेशन है। पॉक्सो एक्ट जो है वो इंडिया का ऑब्लिगेशन था क्योंकि इस ट्रीटी को इंडिया ने, इस कन्वेंशन को भारत ने साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है। तो एज पर दिस कन्वेंशन इंडिया को डोमेस्टिक लेवल पे भी एक लॉ को इंप्लीमेंट करना था।
तो भारत ने इस एक्ट को कब इंप्लीमेंट किया? 2012 में, पॉक्सो एक्ट। इज दैट अंडरस्टूड दोस्तों? तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आगे मूव करते हैं। What is the age of consent in India as set out in the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012? एज ऑफ कॉन्सेंट भारत में क्या है? देखिए, पॉक्सो एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो एज ऑफ कॉन्सेंट था, दिस एज ऑफ कॉन्सेंट वाज 16 ईयर्स। अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली नहीं था, क्योंकि यूएन कन्वेंशन को आपने साइन और रेटिफाई कर दिया था, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रीमलाइन करना था। तो पहले था 16 ईयर्स, पॉक्सो एक्ट को भारत ने इन्वोक किया, इसको इंप्लीमेंट किया। पॉक्सो एक्ट में एज ऑफ कॉन्सेंट है दैट इज 18 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स ही किड का डेफिनेशन भी है। तो एनी पर्सन हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव जो भी हैं वो एडल्ट हैं, और 18 ईयर्स एंड बिलो जो भी हैं वो चाइल्ड हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है? वो 18 साल तक के हैं, राइट। नेक्स्ट वन, आगे मूव करते हैं दोस्तों। सो याद रखिएगा, इसके पहले कितना था एज ऑफ कॉन्सेंट? 16 ईयर्स, और अभी एज ऑफ कॉन्सेंट कितना हो गया है? 18 ईयर्स है, राइट। प्लस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए इस समय जो केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल केसेस हैं जहाँ पे जो स्कूल किड्स हैं, तो स्कूल किड्स जो हैं वो म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ में फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इस तरह के केसेस अगर लाइमलाइट में आ जाएं, अगर पता चल जाए कि ये मेल और फीमेल फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, तो ऐसे कई केसेस में देखने में आया है जहाँ पे जो बॉय है, जो मेल फ्रेंड है, उसको सज़ा हो गई है। और इस तरह के केसेस के लिए एक टर्म यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ रोमांटिक केसेस। तो रोमांटिक केसेस को लेकर के अलग अलग हाई कोर्ट्स के अपने अलग अलग ओपिनियन है, और ये मैटर इस समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब यहाँ पे 18 ईयर्स एंड बिलो के बीच में जो है फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, और यहाँ म्यूचुअल कॉन्सेंट से हो रहा है, डिस्पाइट दिस इट इज अ क्राइम। इज दैट क्लियर? तो कई ऐसे लड़के हैं, कम से कम एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, कि कम से कम ऐसे 50,000 केसेस हैं जहां पे ये बॉयज रोमांटिक केसेस में जो है वो इस समय कस्टडी में है कहीं ना कहीं। तो इट इज अ सीरियस मैटर। आगे मूव करेंगे दोस्तों। सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन दोस्तों। If a person engages in sexual relations with someone under the 18 years of age, they may face criminal charges including statutory rape। तो मैंने भी आपको बताया था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ऐसे लगभग 50,000 केसेस हैं जिनको नाम दिया गया है रोमांटिक केसेस में, जहाँ पे जो मेल और फीमेल फ्रेंड है वो 18 ईयर्स एंड बिलो हैं, और उनके बीच में म्यूचुअल तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है, बट समहाउ लाइक पेरेंट्स को पता चल गया या गार्डियन को पता चल गया, किसी तरह से डिस्क्लोज हो गया कि मेल और फीमेल के बीच में इस तरह का कोई रिलेशनशिप था। अल्टीमेटली सज़ा किसको हुई? मेल फ्रेंड को सज़ा हो गई। और ऐसे लगभग 50,000 जो हैं वो केसेज इस समय हैं अलग अलग मल्टीपल स्टेट्स में, एंड इट इज़ अ लाइक मैटर ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट वन, आपसे पूछा जा सकता है एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट के बारे में। तो ब्रिटिश इंडिया में ये एक्ट आया था 1891 में, जहाँ पे जो एज ऑफ कॉन्सेंट है उसको इन्हेंस किया गया था। पहले 10 साल था 1891 के पहले, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 12 ईयर्स। इज दैट अंडरस्टूड? आगे मूव करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, अब क्योंकि पूरा का पूरा जो पॉक्सो केस है, अपराजिता बिल है, वहां पे कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर इज द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अगर हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो वो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे दोस्तों, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन चाहें तो आप देख लीजिएगा। राजकुमारी अमृता कौर जो है वो इंडिया की पहली ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑफ दी WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो पहली फीमेल और पहली एशियन रिप्रेजेंटेटिव थी कहाँ पे? WHO में। इज दैट अंडरस्टूड? अब ये उनके पोर्टफोलियोज थे, आप आराम से रीड कर लीजिएगा, ये आपके लिए एडिशनल नॉलेज होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So, National Commission for the Protection of Child Rights was set up in which year? अब ये पॉक्सो वाला जो मैटर है वो अल्टीमेटली किसको टारगेट कर रहा है? किड्स को। तो यहाँ पे क्योंकि चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, इसलिए चिल्ड्रन के लिए जो कमीशन है हमारे पास में, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो क्योंकि चाइल्ड राइट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इसलिए NCPCR के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वॉज सेट अप इन विच ईयर?
2005, 2007, 2009 और 2010। करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज 2007। 2007 में स्टैब्लिश किया गया था थ्रू द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो एक्ट था 2005 और बॉडी स्टैब्लिश होती है 2007 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दैट हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द NCPCR, मतलब नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बाय द वे ये बॉडी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। आप मुझे ये भी बताएंगे हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले स्मृति ईरानी थी, स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं, अब क्योंकि वो चुनाव हार गई हैं उनको कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। इनफैक्ट आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है दैट हु इज द करंट हेड, राइट। मिस्टर प्रियंक कानूनगो इज द करंट हेड। बाकी आप मुझे बताइएगा कि हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम आगे चलें नेक्स्ट पैसेज की तरफ, आपको याद होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको लीगल करंट नॉलेज के लिए, आपके लीगल रीजनिंग सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, बिल्स एंड एक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। अगर कोई स्टेट है, उस स्टेट का पर्टिकुलर बिल या कोई उस स्टेट के हाई कोर्ट का कोई पर्टिकुलर जजमेंट अगर वो न्यूज़ में है और अगर कंट्रोवर्शियल है, तो ऐसे इश्यूज जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड बन जाते हैं। ऐसे इश्यूज की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो एग्जामिनेशन में आ जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपराजिता बिल को क्लब किया, हमने पॉक्सो जजमेंट को भी क्लब किया। अब हम नेक्स्ट जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। तो ये आपके सामने प्रेजेंट है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। सो वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड said it did not agree with the Waqf Amendment Bill brought by the Modi government. The board has sent its comment and objections about the bill to the West Bengal Minority Affairs Department. तो इस पैसेज को एक बार ध्यान से रीड करिए, आइडेंटिफाई करिए कि टॉपिक क्या है। मैंने आपको बताया कि आप सिंपली सबसे पहले देख लीजिए क्या टॉपिक है, देन क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको अंडरलाइन करिएगा। हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, आप आराम से रीड करिएगा पैसेज को। Which of the following states and union territories in India do not have a वक्फ बोर्ड? ऐसे मल्टीपल स्टेट्स और यूटीज हैं जहां पे कोई वक्फ बोर्ड नहीं है दोस्तों, राइट। अगर आपको ये लगता है कि सभी स्टेट्स में, मतलब हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं, अगर सभी स्टेट्स में वक्फ बोर्ड होंगे, सभी यूटीज में वक्फ बोर्ड होंगे, तो आपको गलत लगता है। इसलिए क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया डू नॉट हैव अ वक्फ बोर्ड? सो the correct answer is option A, Goa, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland and Sikkim and the UT of Daman and Diu. यहाँ पे आपको वक्फ बोर्ड नहीं मिलेंगे। So the correct answer is what? The correct answer is option A. क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। The Waqf Amendment Bill 2024 as introduced in the Lok Sabha, it has been referred to the Joint Committee of Parliament for the examination and report. The Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 is presided over by whom? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर दोस्तों? लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, जेपीसी इस मैटर को लेकर के लगातार सिटिंग्स कर रही है, लगातार स्टेक होल्डर्स के साथ में बातचीत कर रही है, राइट। और उसी को लेकर के पैसेज है जहां पे वेस्ट बंगाल के वक्फ बोर्ड ने इसको अपोज किया है। करेक्ट आंसर हियर इज द बीजेपी लीडर जगदम्बिका पाल। सो ऑप्शन ए जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे मूव करेंगे हम, राइट। सो पहले मैं आपको बता दूं कि जो जेपीसी होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अब जेपीसी का कहीं कोई परफेक्ट कोई गिवन स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेसिफिक इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर लेट्स सपोज कि राज्यसभा से, हमारे पास 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेट्स सपोज कि अगर राज्यसभा से एक्स मेंबर्स हैं, तो अगर राज्यसभा से अगर एक्स मेंबर्स हैं तो सिंपली लोकसभा में इसके जस्ट डबल मेंबर्स होंगे, मतलब 2x। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा रूल है जेपीसी का। क्लियर? तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ नहीं है, जितने भी मेंबर्स यहाँ लोकसभा में होंगे उसके ठीक हाफ राज्यसभा में होंगे, और जैसे इसका वाइस वर्सा। सो द 31 member committee consists of 21 members from the Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha, right? The Waqf Amendment Bill 2024 is intended to overcome the shortcomings and to enhance the efficiency of the administration and the management of the Waqf properties. तो इस बिल का जो मेन मोटिव है वो वक्फ एक्ट में, जो वक्फ एक्ट है उसमें जो लूप होल्स हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको एड्रेस करना है। आगे मूव करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Waqf Amendment Bill 2024 is intended to overcome the shortcomings and enhance the efficiency of the administration and management of the Waqf properties. Which of the following is not a proposed provision? तो क्या पूछा हुआ है, इसमें से कौन सा proposed provision नहीं है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 का नाम चेंज कर दिया है। सो इज इट द करेक्ट स्टेटमेंट? यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो हो नहीं सकता। द बिल रिप्लेसेस द सर्वे कमिश्नर विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर और ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, तो यहाँ पे इस बिल से एक लॉस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज़रूर होगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाएंगी। वो ऑलरेडी ओवर बर्डन है और बर्डन उनके ऊपर आएगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। The bill states that any government property identified as वक्फ will cease to be so। तो अगर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो कि पहले गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, तो अगर किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है तो ऐसी प्रॉपर्टी अब वक्फ नहीं रहेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तीनों प्रोविजंस करेक्ट हैं दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है। जो लास्ट वन है दैट इज द इनकरेक्ट वन। क्या है स्टेटमेंट में? द बिल ओमिट्स प्रोविजन डीमिंग finality to the tribunal's decision. A tribunal's order may be appealed in the high court within 180 days। लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो कैची स्टेटमेंट है, हाफ करेक्ट एंड हाफ इनकरेक्ट। यहां तक के जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यहां से जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये 180 डेज नहीं है, ये 90 डेज है, राइट? सो द लास्ट स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। तो ये है आपका कमजोर कड़ी, ये आपका करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी। पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इज दैट अंडरस्टूड? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो विद इन 90 डेज की बात है, नॉट विद इन दी 180 डेज। तो अगर वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं है, अगर आप हैप्पी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में जाइए विद इन 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसको। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004? इनमें से किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, अंजुम कादरी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये जो आप ऑप्शन बी देख रहे हैं, अंशुमान सिंह राठौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस है, इस केस में एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था दोस्तों, राइट? सो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना? आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी गिवन देयर, आप आराम से रीड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस? Which of the following statements with reference to the वक्फ in India is incorrect? अब यहाँ आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट। तो अंडरलाइन कर लीजिए। जब भी स्टेटमेंट में पूछता है करेक्ट या इनकरेक्ट, तो आप उसको अंडरलाइन करिए ताकि आप सही क्वेश्चन, सही आंसर तक आप पहुंच पाएं। फर्स्ट वन इज सच्चर कमिटी 2006 had noted that there is a need of the government officers with knowledge of Islamic law to deal with the वक्फ matters efficiently। देखिए सच्चर कमेटी को यूपी की सरकार ने 2006 में बनाया था। इसका मेन मोटिव था जो बैकवर्ड क्लासेस हैं मुस्लिम्स में, तो मुस्लिम्स में जो बैकवर्डनेस है उसको आइडेंटिफाई करना, उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पे रेकमेंडेशंस देना। तो सच्चर कमेटी ने मल्टीपल रेकमेंडेशंस दिए थे, उसमें वक्फ बोर्ड को कैसे रैशनलाइज किया जाए इस पे भी बातचीत है। तो अभी जब ये मैटर कंट्रोवर्सी में आया तो बीजेपी का क्या कहना था कि सच्चर कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। अब सच्चर कमेटी ने कहा है अपनी रिकमेंडेशंस में कि वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ एक्ट को रैशनलाइज करने की जरूरत है। तो हम सिंपली कांग्रेस के समय के सच्चर कमीशन की रिकमेंडेशन को, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम अपने साइड से कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो सच्चर कमेटी ने सारी बातें की हुई हैं, राइट? तो इस तरह से बीजेपी ने अपने स्टैंड को जस्टिफाई किया, राइट?
तो अब यहां देखिए ध्यान से, such a committee had noted that there is a need of the government officers with knowledge of Islamic law to deal with the waqf matters efficiently. Is it the correct statement? Yes, ये तो है correct statement. क्वेश्चन में पूछा हुआ इनकरेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं तो ये तो करेक्ट है, ये हो नहीं सकता. द फर्स्ट लेजिस्लेशन टू रेगुलेट वक्फ वाज एनेक्टेड इन 1923. It was named as the Mussalman Waqf Act of 1923. That is also the correct statement. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? The Central Waqf Council is a constitutional body under Article 340. No, ये है कैच. आर्टिकल 340 तो बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं. तो क्या सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? द आंसर इज नो, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर. इज दैट अंडरस्टूड दोस्तों? लास्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सेंट्रल वक्फ काउंसिल सिंपली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. राइट, आगे मूव करेंगे हम. चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो रीड करेगा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में. अब हम मूव करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जस्ट मोमेंट. चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट पैसेज के बारे में. नेक्स्ट पैसेज के टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए. यहां जो मैटर है वो है पेपर लीक केस. आप देख रहे होंगे कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से पेपर लीक के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं. इसको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम्स हो या फिर वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन. नीट जैसा एग्जामिनेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, उसकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई. इसके बाद में नीट एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया और बहुत कॉन्ट्रोवर्सी के बाद में फाइनली रिजल्ट जो हैं वो आउट हुए हैं. तो यहाँ ये पैसेज बेस्ड है पब्लिक एग्जामिनेशंस के लीकेज को लेकर के. राइट, अब ध्यान से एक बार स्टडी करिए. अब ये पूरा मैटर कंट्री के एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट इज लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द 7th शेड्यूल. तो 7th शेड्यूल में वी हैव यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड जो मैटर इनमें से किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है, जो लेफ्ट ओवर है, वो कहाँ आएगा? वो रेसिडुअरी लिस्ट में आएगा. अब सवाल है कि एजुकेशन किस लिस्ट में शामिल है? कॉमन सेंस की बात है, अगर यूनियन गवर्नमेंट एजुकेशन के मैटर पे अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ सकती है और अगर केजरीवाल की सरकार एजुकेशन के बारे में बातचीत कर सकती है कि हमने एजुकेशन सेक्टर में ये रिफॉर्म्स किए हैं, वो रिफॉर्म्स किए हैं, तो खुद कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए कि ठीक है, इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी लॉ बना रही हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी यहाँ पे काम कर रही हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही हैं और यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट भी पॉलिसीज लेकर के आ रही है. इसका मतलब क्या कहला रहा है? क्या है ये? शेयरिंग है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंकरेंट लिस्ट. इज दैट अंडरस्टूड दोस्तों? देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. अब जब आप स्टेट लिस्ट से किस सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, मतलब आप स्टेट्स के राइट्स को स्नैच कर रहे हैं, आपने यूनियन को भी अब सेम राइट्स दे दिए हैं, यूनियन भी इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है. तो जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो ये क्या शो करता है कि केंद्र में एक मजबूत सरकार है और वो राज्य सरकार से उसकी शक्तियों को कम कर रही है, उसको छीन रही है. तो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने काम किया, राज्यों से उनकी शक्तियों को छीना. 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको स्टेट लिस्ट से बाहर निकाल के कंकरेंट लिस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया. तो उसमें से एजुकेशन वाज वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स. राइट, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा. एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेज एंड मेजर्स, देन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, administration of justice including the constitution and organization of all courts except the supreme court and the high courts. ये सारे मैटर्स किसके हाथ में दे दिए गए? कंकरेंट लिस्ट में. मतलब यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं. राइट, आगे मूव करेंगे. नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 केम इनटू फैक्ट इन. अब देखिए, नीट एग्जामिनेशन लीक को लेकर के मोदी सरकार का काफी क्रिटिसिज्म हुआ. अब सरकार ने क्या किया? सरकार एक लॉ लेकर के आ गई जिसके थ्रू पब्लिक एग्जामिनेशन में जो चीटिंग होती है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे वो ऑर्गेनाइज लेवल पे हो, उसको टैकल करने के लिए एक काफी स्ट्रिक्ट लॉ केंद्र सरकार लेकर के आई. और इस केंद्र सरकार के लॉ को कब एनफोर्सेबल बनाया गया, उस पर क्वेश्चन है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर दोस्तों? द करेक्ट आंसर हियर इज द 21 जून 2024. दैट्स द डेट. 21 जून 2024 को ये लॉ इफेक्टिव हो गया, ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो गया. राइट, नेक्स्ट वन. तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पे. राइट, तो 21 जून 2024 को ये एक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The national testing agency was established in which year? So correct answer here is 2017. National testing agency multiple कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, उनमें से नीट इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन। क्योंकि नीट कंट्रोवर्सी में था इसलिए एनटीए का एस्टैब्लिशमेंट ईयर यहां पे पूछ लिया गया आपसे, राइट? आगे चलते हैं। सो एनटीए वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम पहले क्या था? एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, राइट? सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंडेशन थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को कन्वर्ट करके क्या नाम रख दिया जाए इसका? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 इज इनकरेक्ट? अब यहां ध्यान से पढ़िए, अभी आप तभी कर पाएंगे जब आपने प्रॉपर इसको डिटेल में स्टडी किया हुआ है, अदरवाइज आप इसके आंसर तक के नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? अब देखिए यहां पे ध्यान से, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट ऑल द ऑफेंसेस शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये करेक्ट है। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इनकरेक्ट। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इनमें जितने भी अपराध हैं सब कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल और नॉन कंपाउंडेबल हैं। सो ए इज करेक्ट। बी, Section 3 of the Act lists at least 15 actions that amounts to using unfair means in public examination for the monetary or the wrongful gains. That is also correct. ऐसे टोटल लगभग 15 ऐसे अपराध, 15 ऐसे actions जो हैं वो बताए गए हैं जो कि unfair means में शामिल हैं. So that is also correct. The Act comprises 19 sections across 6 chapters addressing all aspects of preventing unfair means in public examinations. That is also correct. टोटल कितने सेक्शंस हैं इस एक्ट में? 19 सेक्शंस। और टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 6 चैप्टर्स हैं इस एक्ट में। कॉमन सेंस की बात है, लास्ट में जाने की जरूरत ही नहीं मुझे। ये तीनों एरियाज मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, करेक्ट हैं। ये इनकरेक्ट है। अब देखिए ध्यान से, द एक्ट क्लियरली स्पेसिफाई अ टाइम फ्रेम। एक्चुअली इस पॉइंट को लेकर के इस एक्ट का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, क्योंकि ये एक्ट इस बारे में बात नहीं करता है कि अगर कोई एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, अगर किसी एग्जामिनेशन की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो विद इन कितने डेज में उस एग्जामिनेशन को रीहेल्ड किया जाएगा, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। सो द एक्ट क्लियरली स्पेसिफाई अ टाइम फ्रेम फॉर द रीस्केड्यूलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन कैंसल्ड ड्यू टू अनफेयर मीन्स लाइक पेपर लीक्स। तो कोई जिक्र नहीं है इस बारे में कि कितने समय में वापस से उसको रिकॉन्डक्ट किया जाएगा। सो ये है कमजोर कड़ी। सो स्टेटमेंट डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट। ये क्या बोल रहा है? ये क्लियरली स्पेसिफाई करता है। क्या ऐसा करता है? आंसर इज नो। कोई क्लियर टाइम फ्रेम नहीं है, इसी को लेकर के क्रिटिसिज्म हुआ था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे हम। द फर्स्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, द फर्स्ट एम्स इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन which of the following places? The correct answer is New Delhi, right? New Delhi is the correct answer. New Delhi में पहला एम्स आया था। देखिए वाजपेयी सरकार लेकर के आती है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और इस योजना के अंदर एम्स को एक्सपैंड कर दिया गया। आज आप देखेंगे कि कई स्टेट्स में उनकी कैपिटल्स में आपको एम्स देखने मिलेंगे। तो एम्स जैसी फैसिलिटीज अब मल्टीपल स्टेट्स में अवेलेबल है, एंड थैंक्स टू वाजपेयी जी फॉर दिस। वाजपेयी जी का एक बहुत खूबसूरत कविता है, आपने शायद सुना होगा इसके बारे में। वो हमेशा कहते थे कि कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। तो आप भी अपने कर्तव्य पथ पे यूं ही चलते रहिए, राइट? डरिए मत बिल्कुल भी कि क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत करिए। पूरा फोकस आपका प्रोसेस पे होना चाहिए। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, कंट्री का पहला एम्स जो है वो 1952 में दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था अंडर दी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट 1956। और ये ओरिजिनली प्रपोज था कैलकाटा में, लेकिन कैलकाटा के उस समय के चीफ मिनिस्टर बीसी रॉय ने इसका विरोध किया। इस वजह से जिस एम्स का एस्टैब्लिशमेंट पहले कोलकाता में होना था उसको माइग्रेट करके कहां पहुंचा दिया गया? दिल्ली में। और इस तरह से दिल्ली में 1952 में पहला एम्स बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेक्शन 11 ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 addresses organized crimes imposing punishments ranging from 5 to 10 years and fines up to what? Fines up to, यहां देखिए बात हो रही है कि अगर किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स होता है ऑर्गेनाइज लेवल पे, यहां ऑर्गेनाइज क्राइम की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम के केस में
जो पनिशमेंट है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स, 5 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। और कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, तो जो पेनल्टी है वो पेनल्टी यहां पे लगाई जा सकती है ₹1 करोड़ तक की। सो करेक्ट आंसर इज सी, 1 करोड़ रुपीज, राइट। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप इसके एक्सप्लेनेशन को आराम से रीड करिएगा। इंडिविजुअल्स के केस में सजा कितनी हो सकती है वो भी आप यहाँ पे रीड करिएगा, राइट। तो इंडिविजुअल्स के केस में जो मॉनेटरी पनिशमेंट है दैट इज अप टू 10 लाख रुपीज, और यहाँ आप देख सकते हैं 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है, राइट। तो अगर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं चीटिंग में, अनफेयर मीन्स में, तो 5 ईयर्स सेंटेंस, 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, और जुर्माना कितना देना पड़ सकता है, 10 लाख रुपए तक का, राइट। तो इंडिविजुअल्स के केस में अलग है और ऑर्गेनाइज क्राइम के केस में अलग अलग सजा है यहाँ पे, तो आपको ये पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट डेजिग्नेट्स ऑफिसर्स ऑफ एटलीस्ट ब्लैंक रैंक टू इन्वेस्टिगेट अनफेयर मीन्स इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। मतलब इस कानून में, इस लॉ में मिनिमम किस लेवल के ऑफिसर को ये राइट है, ये अथॉरिटी है कि वो इस तरह के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो अगर कहीं कोई पेपर लीक का केस हुआ तो पेपर लीक के केस में कम से कम मिनिमम इस लेवल का ऑफिसर ही इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा। उससे बिलो रैंक के ऑफिसर को इस बात की फ्रीडम नहीं होगी कि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर पाए। तो कम से कम मिनिमम कितना रैंक होना चाहिए ऑफिसर का, मिनिमम डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर हियर इज डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो या तो एसीपी या फिर डीएसपी स्टेट लेवल पे, राइट। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। तो मिनिमम डीएसपी और एसीपी ही इस तरह के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी रखते हैं। उनसे नीचे लेवल के ऑफिसर्स, उनसे नीचे लेवल के जितने भी डेजिग्नेशंस हैं वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एमिड द ऑनगोइंग क्राइसिस अराउंड द पेपर लीक एलिगेशंस, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन said that it has constituted a high level committee of experts to make recommendations on reforms in the mechanism of the examination process, improvement in the data security protocols and functioning of the national testing agency। तो national testing agency की functioning को better बनाने के लिए, लूप होल्स को, जो गैप्स हैं उनको फिलअप करने के लिए एक हाई लेवल कमिटी का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया गया, जैसे कॉलोनियल एरा में होता था। ये ब्रिटिशर्स, ये बेसिकली एक ब्रिटिश लेगेसी है। जब भी कुछ क्राइसिस हो, कोई इश्यूज क्रिएट हो, एक कमिटी बना दो, कमिटी बना करके उसको आराम से जांच करने दो। ऐसा ही होता आया है और यही होता है प्रेजेंट में भी। आप देखेंगे जब भी सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेंगे किसी भी एरिया को लेकर के, जब भी क्रिटिसिज्म होगा, सरकार क्या करेगी? कमेटी का फॉर्मेशन कर देगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो ये रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो उसके प्रीवियस वन वाली हो, सबका यही हाल है। दिस इज पॉलिटिक्स। इस कमेटी को डॉक्टर के राधाकृष्णन ने हेड किया, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर के राधाकृष्णन। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो पेपर लीक के बाद में एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, इस हाई लेवल कमेटी को किसने हेड किया था? दिस कुड बी अ क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, हम चलेंगे अपने लास्ट पैसेज की तरफ। ये हमारा लास्ट पैसेज है। लास्ट पैसेज स्टॉक स्कैम्स को लेकर के है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के है, और अडानी के स्टॉक्स के साथ जो कुछ भी मैनिपुलेशंस हुए उसको लेकर के पूरा का पूरा पैसेज है। साल भर ये न्यूज़ में रहा है। इनफैक्ट जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस दिन अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो लगभग 20 से 22% गिरे हैं, क्योंकि अमेरिका में एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है गौतम अडानी के अगेंस्ट में। इसके बाद एक पॉलिटिकल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। सो दिस बिकम्स लाइक अ रेलेवेंट पैसेज। तो ध्यान से देखिएगा इस पैसेज को, इसको स्टडी करिए। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को-लोकेशन फैसिलिटी वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2009, 2014, 2017 and 2020। द करेक्ट आंसर हियर इज 2009। इस फैसिलिटी को 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस फैसिलिटी को लॉन्च किया था, एंड बाद में जाकर के ये जो फैसिलिटी है दैट लैंडेड इनटू कंट्रोवर्सी, उसी को लेकर के केस हुआ जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को-लोकेशन केस, राइट। तो एक स्कैम है ये। तो आप यहाँ पे आराम से एक्सप्लेनेशन को स्टडी करिएगा, राइट। सो इट वाज लॉन्च्ड व्हेन? इन 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। So look at the next question. The Securities and Exchange Board of India, which is the regulator of the securities market of India, it was constituted as a non-statutory body. In which year? The correct answer here is 1988.
तो सेबी को एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश किया गया था 1988 में, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया यहां 1992 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1988, क्योंकि यहां एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी पूछा गया है। अगर यह पूछा जाता कि कब उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला तो करेक्ट आंसर होता 1992, राइट। चलिए, शी इज एन इंडियन बिजनेस वुमन, द फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NSE. In March 2022, she was arrested by the CBI for her involvement in the co-location scam. इसका साफ तौर पे आंसर पैसेज में ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, the former CEO चित्रा रामाकृष्णन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यह है चित्रा रामाकृष्णन। कई बार ऐसा होता है कि पैसेज में टू दी पॉइंट वो आंसर दिया होता है, इसलिए आपको पैसेज को ध्यान से रीड करने की जरूरत होती है। सो करेक्ट आंसर क्या है? चित्रा रामाकृष्णन। ये फॉर्मर हेड है NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। और यहां देखिए ध्यान से, जो कुछ अभी प्रेजेंट में चल रहा है, अडानी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, और जब से सेबी में स्कैम्स हुए उसके बाद से लेकर के कांग्रेस पार्टी बार बार डिमांड कर रही है सेबी के चेयरपर्सन के अरेस्ट की। तो प्रेजेंट में सेबी का चेयरपर्सन कौन है? वो है मिसेस बुच, राइट। सो याद रखिएगा, ये NSE, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पहली फीमेल CEO थी चित्रा रामाकृष्णन, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये प्रेजेंट में अभी सेबी की पहली विमेन हेड हैं, पहली विमेन चेयरपर्सन है मिसेस बुच। तो इनको लेकर के भी काफ़ी एलिगेशंस लगाए कांग्रेस पार्टी ने, तो ये न्यूज़ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन, ही इज़ अ लिबरल बिलियनरी, ही कॉमेंटेड ऑन द रीसेंट रिपोर्ट ऑन द अडानी ग्रुप बाय द हिंडनबर्ग रिसर्च एंड क्रिटिसाइज्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर नॉट एड्रेसिंग द इशू. He is known as the man who broke the Bank of England because of his short sale of $10 billion worth of pounds sterling, which made him a profit of $1 billion during the 1992 Black Wednesday UK currency crisis. तो 1992 में Black Wednesday इवेंट हुआ था, UK करेंसी क्राइसिस हुआ था। इस समय बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था, और ये पूरा का पूरा क्राइसिस है, उसके लिए ये वन मैन जो है ही वाज रिस्पॉन्सिबल। ये कौन से पर्सन है? चार ऑप्शंस आपके पास में है। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, जॉर्ज सोरोस। सो जॉर्ज सोरोस जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के काफ़ी बड़े क्रिटिक हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रिटिसाइज किया है, इससे पहले वो कई बार PM मोदी को क्रिटिसाइज कर चुके हैं दोस्तों, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर के जाकर के एक बार स्टडी करिए, हिंडनबर्ग रिसर्च का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किस इंसिडेंट के बाद में इसको ये नाम दिया गया, राइट। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। और अगर आप इसी तरह से और भी सेशंस चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल था, अगर आपको लगता है कि इसी तरह के सेशंस आप लीगल करंट नॉलेज पे चाहते हैं, या फिर अगर आप इस तरह के सेशंस चाहते हैं करंट अफेयर्स पे, हमने एक करंट अफेयर्स को लेकर के भी एक सेशन प्लान किया हुआ है। आज हमारा पहला सेशन था करंट लीगल नॉलेज को लेकर के। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और सेशंस हों आने वाले इन 10 दिनों में, तो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। We will be organizing such sessions for you. I wish you all the best. Bye bye. Take care. Jai Hind.